सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। समतल दर्पण। कल इससे पहले हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था। परिभाषा मैंने आपको दर्पण की बताई थी कि यदि किसी कांच की पट्टिका के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तो अब उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल और गोलीय। फिलहाल हम वापस से समतल दर्पण इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। तो समतल दर्पण मैंने बताया है कि जब किसी समतल कांच की पट्टिका, ये कांच की पट्टिका है जो समतल है, और इसके किसी एक पृष्ठ पर मतलब किसी भी एक तरफ जब हम परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी की पॉलिश कर देते हैं तो अब इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये समतल दर्पण बन चुका है। अब इस समतल दर्पण से प्रतिबिंब मतलब इस पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, चित्र कैसे बनते हैं। जैसे जो हम अपने चेहरे देखते हैं वो समतल दर्पण ही होता है, तो उसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है उस चीज को अब हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए ये एक समतल दर्पण है, इसके सामने हम कोई वस्तु को रखते हैं। माना कि ये मैंने एक वस्तु इसके सामने रखी है, ये मैंने मोमबत्ती बना दी है। समतल दर्पण के सामने इसे रखा गया है तो क्या होता है कि इस वस्तु से प्रकाश की किरण इस तरह से समतल दर्पण पर आपतित होती है। आपतित का मतलब होता है आती है। समतल पृष्ठ है, कल आपको मैंने नियम बताया है या नियमित परावर्तन बताया है कि जब प्रकाश की किरण समतल कांच की पट्टिका पर पड़ती है तो आपतन कोण जितना बनाती है, मतलब ये कोण जितना होगा उतने ही कोण से ये वापस लौटती है। तो ये जितना कोण बना के आ रही है ना उतने ही कोण बना के किरण इस तरह से चली जाती है। परंतु क्या होता है, आभासी रूप से हमें ये किरण दर्पण के पीछे से, दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है, और जिस स्थान पर जैसे यहाँ पर ये मिलती है उसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस तरह से समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, जैसे मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, मेरे से वस्तु से टकरा की किरण जाती है, दर्पण पे गिरती है और दर्पण से ये परावर्तित होती है। जैसे इस तरह से ये किरण मोमबत्ती से आई, यहाँ टकराई और इधर निकल जाती है। परंतु आभासी रूप से जब हम यहाँ से देखते हैं ना भाई, माना कि हमारी आंख है जहां से हम इस वस्तु को देख रहे हैं, तो वहां से देखने पर किरण यहां से आती हुई तो प्रतीत नहीं होती है, बल्कि आभासी रूप से यहां से आती हुई प्रतीत होती है, और जहां पर ये किरणें मिलती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये किरण चित्र है। आप किरणों को नाम दे सकते हैं, जैसे इसे ABCD इस तरह से नाम भी दे सकते हैं, KLMN कुछ भी नाम दे सकते हैं। और फिर आप लिख सकते हैं कि जैसे कि वस्तु से या मोमबत्ती से एक किरण L और M चलती है, परावर्तन के बाद M और N दिशा में जाती है और आभासी रूप से और कुछ नाम दे दो, O या Q, P या Q जो भी है उस पर आती हुई हमें प्रतीत होती है। तो इस तरह से आप इसका किरण चित्र बनाएंगे। किरण को कुछ भी नाम आप ABCD जो भी आप रख सकते हैं। आगे देखो इस प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। समतल दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसकी विशेषता क्या है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करेंगे। सबसे पहले समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं। देखिए आपके सामने क्लियर है। आभासी का मतलब है कि जहां अगर किरण वास्तविक किरणें नहीं मिलती है तो ये जो किरण जा रही है ना ये वास्तविक किरणें, और ये डेश से हम दिखाते हैं आभासी किरणों को, केवल आभास होता है। तो ये प्रतिबिंब कौन सा बनता है, आभासी। पहली विशेषता है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता देखो कि प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, मतलब वस्तु इस तरह से मुंह करके रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही प्राप्त होगा। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो उल्टे आपको स्पष्ट हो जाएंगे
कि जैसे कोई वस्तु ऐसे रखी है तो वो उल्टे चित्र प्राप्त होते हैं। तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब इससे हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक और पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है कि वस्तु के आकार, रंग, रूप आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी हुई है, काले रंग की है तो आपको काली दिखाई देगी, सफेद रंग की है सफेद दिखाई देगी, लाल, नीली, पीली जो भी है उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आकार में परिवर्तन नहीं होगा, छोटी है, बड़ी है, गोल है, मोटी है, जैसी भी वस्तु होगी आपको वैसी ही दिखाई देगी। तो हमने तीसरे पॉइंट की विशेषता बताई है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की, कि वस्तु देखो, पहली वस्तु आभासी, प्रतिबिंब आभासी होगा, दूसरा सीधा होगा, और तीसरा हम कह रहे हैं कि वस्तु के आकार, रंग, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तीन विशेषता आपने देखी। चौथी विशेषता एक बार और देखो कि जब वस्तु का समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब में बायां और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां हो जाता है। इस घटना को हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। कांच के सामने आप खड़े होकर समतल दर्पण के सामने और आप देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि आपका जो दाहिना भाग है जैसे ही उसमें चित्र आपका प्राप्त होगा वो बायां हो जाएगा और आपका बायां भाग है वो चित्र में दायां हो जाएगा। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है इससे हटकर भी आपसे, मतलब कि समतल दर्पण की विशेषताएं बताइए, इसमें तो आपको लिखना ही है, और इसके अलावा भी आपसे पूछ सकते हैं कि पार्श्व परावर्तन घटना क्या होती है, तो इसे आपको बताना है। अगला पॉइंट देखो, अब गोलीय दर्पण। अब हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, और मैंने कल परिभाषा में आपको बताया था कि ये एक खोखला कांच का गोला है, बॉल के समान, और इस खोखले कांच के गोले को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब यदि इसकी बाहरी पृष्ठ पर, उभरी हुई पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हम कर देते हैं, चांदी का लेप चढ़ा देते हैं, तो इसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। और अगर हम ऐसा करें कि जो आंतरिक पृष्ठ है उस आंतरिक पृष्ठ पर अंदर वाली सतह पर परावर्तक पदार्थ की लेयर, परत चढ़ा देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, तो वो बन जाता है उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटे। खोखले कांच के गोले की किसी एक पृष्ठ पर जब हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं तो गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो भागों में हमने बांट दिया है। यदि परावर्तक पदार्थ उभरी हुई पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर लगाया जाता है तो अवतल दर्पण कहेंगे, और यदि आंतरिक पृष्ठ पर लगाया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब देखिए, इनसे भी हमें किरण चित्र बनाने हैं, रेखा चित्र बनाने हैं, परंतु उससे पहले इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, बोर्ड में एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। उन परिभाषाओं को मैं आपके सामने बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले परिभाषा है इसकी ध्रुव। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव की परिभाषा है, चित्र आपके सामने उत्तल अवतल दोनों बने हुए हैं। परिभाषा ये है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का, अर्थात ये यहाँ से और यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु, तो ये यहाँ से और यहाँ तक का मध्य बिंदु लगभग ये है। इस मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं और P से प्रदर्शित करते हैं। चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए एक ही कंडीशन होगी कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, गोलीय दर्पण है, दो प्रकार के हैं और उससे संबंधित परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा है पहला ध्रुव, कि परावर्तक पृष्ठ का किसी भी गोलीय दर्पण की, चाहे अवतल हो उत्तल हो, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। अब जैसे एक उदाहरण में समझाऊं आपको कि ये इतना बड़ा हमने पृष्ठ ले ली है और परावर्तक इसमें पदार्थ हमने यहाँ से और केवल यहाँ लगाया है, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि इसका बीच का बिंदु ये है, मतलब हमें किससे, परावर्तक पृष्ठ यहाँ से और यहाँ तक का बीच का बिंदु, इसे ध्रुव कहेंगे, ना कि इसे ध्रुव कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है।
अगली परिभाषा देखो अब, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र देखिए क्या होगा कि चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों ही प्रकार के दर्पणों को हमने खोखले कांच के गोले से बनाया है। इसे बनाए या इसे बनाए, तो जब वो गोलाकार है तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई केंद्र जरूर होता है। तो उसका जो केंद्र होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जैसे पृष्ठ बड़ी हम कर देंगे, इतना बड़ा राउंड कर देंगे तो इसका केंद्र माना कि ये होगा, तो ये छोटा है तो इसका केंद्र ये होगा, और छोटा हम कोई बना देते हैं तो उसका केंद्र ये होगा। अगर गोलाकार पृष्ठ है तो उसका निश्चित रूप से केंद्र होता है, और उसी केंद्र को हम दर्पण के संदर्भ में वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे सी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है भाई, मतलब परिभाषा आपको जो लिखना है, आपसे पूछा जब जाएगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है गोलीय दर्पण के लिए, तो आपको लिखना है कि गोलीय दर्पण खोखले कांच के गोले से बनी हुई आकृति होती है। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, और जिसे सी से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी परिभाषा आपकी हुई है वक्रता केंद्र की। नंबर 3, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होगा। मुख्य अक्ष होगा कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी, इन दोनों को मिलाती हुई निकलने वाली सरल रेखा। शब्द को ध्यान से देख सुनेंगे आप कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाती हुई निकलने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नहीं कहेंगे कि वक्रता केंद्र सी और पी के बीच की दूरी, ये तो वक्रता त्रिज्या होगी भाई। आपको कहना है कि वक्रता केंद्र सी और पी, इसको मिलाती हुई निकले ऐसी रेखा, ऐसी सरल रेखा जो वक्रता केंद्र सी और पी दोनों को काटती हुई गुजर जाए, उस रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। चाहे दर्पण अवतल हो उत्तल हो, दोनों में एक ही परिभाषा होगी कि वक्रता केंद्र सी और पी को, जैसे ये इसमें भी, तो ये सरल रेखा कहलाएगी मुख्य अक्ष। ठीक है, अगली परिभाषा देखो आप, वक्रता त्रिज्या। तो त्रिज्या की परिभाषा आपने गणित में पढ़ी होगी कि केंद्र सी और परिधि के बीच, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ भी वही है, केंद्र ये है और केंद्र से परिधि की दूरी, चाहे यहाँ रेखा खींची जाए, यहाँ खींची जाए, यहाँ खींची जाए, यहाँ खींची जाए, किसी भी स्थान पर, या इसकी बात कर लें हम तो इसमें भी इस तरह से कहीं भी रेखा खींची जाए, मुख्य रूप से वक्रता केंद्र सी से और परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? तो सी और परिधि, इन दोनों के बीच की दूरी, इस दूरी में ये वाली भी आ चुकी है, बाकी इसके लिए शर्त है फिर आगे नहीं जाए, सी और पी के बीच की दूरी, इसे भी आर ही कहेंगे। बाकी जब सी और पी को क्रॉस करती हुई रेखा जाती है तो फिर उसे मुख्य अक्ष कहेंगे, वक्रता त्रिज्या नहीं कहेंगे। वक्रता त्रिज्या तो केंद्र से परिधि की दूरी होगी। अब वो रेखा कहीं भी खींच दी जाए, आपसे जब पूछा जाए कि अवतल या उत्तल लेंस की दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए चित्र सहित, तो आपको ये करना है, ये अवतल बना दिया आपने, ये केंद्र, और कहीं भी खींच सकते हैं, ये आ रहे। ठीक है, सीधी भी खींच देंगे आप तो आ रहे। बाकी इसे अगर आपने सीधी आगे निकाल दी, फिर इसे आप आर नहीं कहेंगे, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये एक और परिभाषा थी वक्रता त्रिज्या की। अब आगे देखो, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। तो देखिए ये अवतल दर्पण आपके सामने मैंने बना दिया है, ये मुख्य अक्ष बना रहा हूं मैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर आएगी तो इस तरह से वो मुख्य अक्ष को काट के गुजरेगी, क्योंकि परावर्तन होगा ना भाई, किरण इस तरह से आई है और यहाँ टकराई, यहाँ से इस तरह से जाएगी, तो ये बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती हुई किरण गुजरती है
उसे हम कहेंगे फोकस बिंदु, और कैपिटल एफ से इसे लिखा जाएगा। मतलब परिभाषा आपको लिखना है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मतलब आती है, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु को काटती हुई गुजरती है वो बिंदु फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहलाएगा, और कैपिटल एफ से इसे लिखा जाएगा। जनरली आपको ऐसे ही नहीं कर देना है, थोड़ा सा समझ लें आप। ये जो P और ये जो C वक्रता केंद्र और ध्रुव है उसके बीच होगा। माना कि यहाँ से और यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है, तो 3 पर फोकस होगा। ऐसे नहीं खींच देना है कि भाई कहीं से भी निकाल दो, ये लिख दिया आपने, ऐसे नहीं होगा। ये आधी होती है क्योंकि R बराबर 2F, तो ये बीच में होगी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब आप चित्र बनाएंगे। C और P की लगभग जितनी दूरी है कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो 5 पर आप F को बनाएंगे, इस रेखा को 5 से निकालेंगे। तो ये एक और परिभाषा आपके सामने हुई है मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु को काटती हुई गुजरती है उसे फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं, और कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी कि फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी, इन दोनों के बीच की दूरी, ये कहलाएगी फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल एफ से लिखेंगे। ठीक है भाई। अब आर से आधी हो रही है ये दूरी, आर तो यहाँ से केंद्र से, और ये परिधि की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये तो वक्रता त्रिज्या है। और मैंने कहा है कि फोकस बिंदु आधे पे होता है, तो वक्रता त्रिज्या से आधी फोकस दूरी होती है। जब न्यूमेरिकल हम करते हैं, संबंधित गणनाएं यहाँ से हम करते हैं, तो वो कई बार इस तरह से आपको आर का मान देता है, तो हम आर के आधार पर फोकस दूरी निकाल सकते हैं। आर वक्रता त्रिज्या जितनी होगी फोकस दूरी उससे आधी हो जाएगी, क्योंकि एक सूत्र होता है आर बराबर 2F। वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का 2 गुना होता है। और अगर आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, फोकस दूरी दे रखी है उसने, तो 2 से गुणा कर देंगे, आप त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है भाई। आप देखिए ये फोकस दूरी की परिभाषा आपके सामने आई है कि फोकस बिंदु F, मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। देखें, ध्रुव मैंने सबसे पहले बताई, मुख्य वक्रता केंद्र आपको बता दिया। इसके बाद ध्रुव और P के बीच की दूरी और C के समांतर जो सीधी एक रेखा निकलती है उसको बता दिया मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, है ना, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। ये परिभाषाएं आपके दर्पण के संबंध में आप पढ़ चुके हैं। अब अगले जो है, दर्पण से हमें किरण चित्र बनाने होते हैं कि यदि दर्पण की इस स्थिति पर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो उसको समझने के लिए पहले हमें नियम पढ़ने पड़ते हैं, और नियम जो है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। ट्यूशन में अलग से भी पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण से संबंधित परावर्तन के नियम लिखिए। तो पहला नियम मैं बता रहा हूँ, गोलीय दर्पण से संबंधित परावर्तन के नियम। किरण चित्र बनाने के लिए यही नियम काम में आएंगे। आपको किरण चित्र आसानी से समझ में आ जाते हैं अगर आपको नियम पता है, और नियम पता नहीं है तो आप इसी तरह से कहीं भी रेखाएं खींचते रहते हैं। तो पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस बिंदु F से गुजरती है, चाहे दर्पण कोई भी हो। पहला नियम है, इसे आप देखो, ये दोनों मैंने बना दिए हैं, अवतल एंड उत्तल। हम कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, या हम किरण चित्र में आपतित करेंगे, ये मुख्य अक्ष है जो C और P को काटता हुआ निकल रहा है, इसमें भी ये C और P को काटता हुआ निकल रहा है। तो इसके समांतर जब किरण आएगी, समांतर मतलब ऐसे,
ठीक है। तो क्या होगा, ये नियम है कि ये फोकस बिंदु F से गुजरेगी, ये F होगा। मैंने बता ही दिया आधे पे होगा। अब ये तो बात हुई अवतल की। अवतल में तो इस तरह से किरण आई थी, यहाँ से परावर्तित हुई, फोकस से गुजर गई। उत्तल में क्या होता है, क्योंकि उत्तल किरणों को एक्सेप्ट मतलब एकत्रित तो नहीं करेगा बल्कि फैलाता है। किरण मुख्य रूप से ऐसे आती है और यहाँ से ऐसे जाती है। आभासी रूप से किरण जहां पर काटती हुई गुजरेगी ना, उसे हम कहेंगे फोकस बिंदु। ठीक है। तो अवतल के और उत्तल के नियम तो दोनों के लिए समान है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस बिंदु F से गुजरती है। ये इसमें तो आसानी से आपने देख लिया, गुजर गई। और इसमें अगर दर्पण उत्तल है तो गुजरती नहीं है बल्कि गुजरती हुई प्रतीत होती है। मूल रूप से तो किरण, वास्तविक रूप से किरण ऐसे आई थी और यहाँ टकरा के ऐसे गई है, परंतु आभासी रूप से ये मुख्य अक्ष पर जिस स्थान पर काटती है उस स्थान को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। और हम ये नियम है कि फोकस से जाएगी। अब कितनी भी किरण चला दो आप चित्र बनाने के लिए, समांतर कितनी भी आए, जैसे ये एक और, तो ये भी फोकस से जाएगी, ये एक और, ये भी फोकस से जाएगी। ये नीचे मैंने डाल दी एक किरण, ये भी फोकस से, ये डाल दी, ये भी फोकस से, ये डाली, ये भी फोकस से। समांतर कितनी भी किरणें आएंगी वो सब फोकस बिंदु F पर ही काटती हुई गुजरेगी, सारी यहाँ पे एकत्रित हो जाती है ऐसे, इस तरह से। और इसमें भी ऐसा ही होगा, किरण चाहे यहाँ से, समांतर का मतलब है ऐसे, है ना, कितनी भी आए 1 2 3 4 5, ये सब मूल रूप से इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, आभासी रूप से सब यहाँ से गुजरेगी, सब एक ही बिंदु पे करेंगे। ठीक है। तो ये नियम है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु F से गुजरती है, और अगर दर्पण उत्तल है तो गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम देखो, 4 नियम है इसमें, कुल 4 में से 2 मैं आज बताऊंगा, 2 को अच्छे से आप देखना, याद करना, 2 कल बता के फिर किरण चित्र बनाऊंगा। ठीक है। ये दूसरा नियम है कि जब किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है, जब किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है तो बिना किसी परिवर्तन के वापस अपने मार्ग पर चली जाती है, मतलब उसका परावर्तन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये C है, ठीक है। अब इससे कोई किरण आ रही है इस तरह से, तो ये परावर्तित होकर इधर उधर नहीं जाएगी बल्कि इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है भाई। अवतल दर्पण में तो आपने देख लिया, किरण इस तरह से आई थी, ये मैं मुख्य अक्ष भी बना देता हूँ, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस बिंदु है, ये ध्रुव है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि C से, वक्रता केंद्र C से अगर कोई किरण आती है तो उस पर परावर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वापस अपने मार्ग पर लौट जाएगी। और अगर दर्पण उत्तल है तो भी ऐसा ही होगा, परंतु आभासी रूप से होगा। ये देखो, ये माना कि C है, अब इस पर कोई किरण ऐसे आएगी, वास्तविक रूप में ऐसे आएगी, और ये ऐसे आई और ऐसे ही चली जाएगी, आभासी रूप से C से आती है। ठीक है भाई। तो नियम ये है, नियम नंबर 2, कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है या आती हुई प्रतीत होती है तो उस पर परावर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह बिना किसी परिवर्तन के वापस अपने मार्ग पर लौट जाता है। ये दूसरा नियम। पहला मैंने बताया था कि फोकस से आएगी, ये जैसे समांतर आएगी वो तो फोकस से जाएगी, कितनी भी किरणें समांतर आए सब फोकस से गुजरेंगी, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। और दूसरा नियम मैंने आपको बता दिया है कि केंद्र से आने वाली किरण, केंद्र से गुजरने वाली किरण वापस अपने ही मार्ग पर लौटेगी। अब इस पर भी कितनी भी किरणें आए, जैसे ये एक और, तो ये ऐसे आई है, वापस ऐसी मार्ग पर चल जाएगी, ये एक और ऐसे गई है और वापस इसी मार्ग पर चल जाएगी। इसमें भी इसी तरह से होगा, जितनी भी हो, अगर C से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है तो ये वापस अपने मार्ग पर लौट जाएगी। तो ये 2 नियम हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं।
गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम है, और तीसरा और चौथा नियम वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।